जो आज देखो हमारी ये थर्ड क्लास है एएमयू की। फोर्थ है, ठीक है। लेकिन दो चैप्टर खत्म कर चुके हैं हम। थर्ड चैप्टर है आज, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान है, फ्री के नंबर है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, जितने भी क्वेश्चन करा सकता हूँ पहले कंसेप्ट बता दूंगा, फिर क्वेश्चन बता दूंगा, और ये चैप्टर कोशिश करेंगे आज खत्म हो जाए, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझते जाओगे तो बहुत आसान है, कंसेप्चुअल है, ठीक है। मैथ्स पूरी कंसेप्चुअल है, मज़ेदार है, ठीक है। तो तैयार हो जाओ आज की क्लास के लिए आप। और सबसे पहले उसमें आपको ये समझना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल तैयार हो जाओ पेटी वेटी बांध के। तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर। दो चर क्या, कौन दो चर है? दो चर होंगे यहाँ पर, एक्स और वाई। चर का मतलब जिसकी वैल्यू बदल सकती है, जैसे एक्स और वाई, इनकी वैल्यू 1 2 3 ये चल रही है ना, चर है। इसकी भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 5 1 2 3, ये चर हैं। अगर मैंने 4 लिख दिया तो ये क्या है? अचर। 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, 5 नहीं हो सकती, ठीक है। 4 की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, 5 नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो ये अचर है, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो दो चर हैं यहाँ पर, एक्स और वाई, पहले ये समझना पड़ेगा। उसके बाद बाले, बाले को छोड़ो। रैखिक, क्या है रैखिक? रैखिक का मतलब पावर नहीं होगी इस पर कुछ भी, क्या नहीं होगी? पावर, घात नहीं होगी। समीकरण, समीकरण का मतलब बराबर जरूर लगा होगा, बताया था मैंने बहुपद में। समीकरण का मतलब जिसमें बराबर लगा हो, बहुपद जिसमें बराबर ना हो। और युग्म, युग्म, अच्छा पहले तो हम केवल युग्म नहीं पढ़ रहे, केवल यही पढ़ रहे हैं। 9th में ये चैप्टर था, 9th में ये चैप्टर था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और 10th में ये था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो पहले युग्म नहीं, केवल युग्म की बात, मतलब दो दो होंगे, ऐसे दो समीकरण होंगे। मतलब कि पहले तो इसके आगे कुछ भी हो सकता है, 4 5 प्लस लगा लो, इधर 10 लिख लो, ये क्या बन गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ऐसा मैं एक और लिख दूं तो ये युग्म बन गया, दो बन गए ना, युग्म, युग्म का मतलब दो, ठीक है। फिलहाल हम युग्म नहीं पढ़ेंगे, केवल इसको पढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, हाँ इसको 20 लिख लो, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है ये। तो इसके बारे में क्या समझेंगे बच्चों हम? सबसे पहले इसका ग्राफ समझेंगे, ग्राफ कैसा होता है इसका। ग्राफ समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ग्राफ का मतलब होता है निर्देशांक अक्ष पर किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। निर्देशांक अक्ष समझते हो? ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। अब एक्स वाई अक्ष में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ये पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स, नीचे नेगेटिव वाई, -1 -2 -3 -4, ये नेगेटिव एक्स, -1 -2 -3 -4 -5। इतनी बात तो आपको पता होगी, ठीक है। अब इस रेखा को मुझे यहाँ पे निरूपित करना हो तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? बॉक्स बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? बॉक्स। बॉक्स में यहाँ एक्स लिखता हूँ मैं, यहाँ वाई लिखता हूँ। बात क्या कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ एक्स, यहाँ मैंने एक्स लिख लिया, यहाँ वाई लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये समीकरण लिख लो, यहाँ से उतार लो, 4x 5y बराबर 20। एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को। दो काम करेंगे, पहले काम में x बराबर 0 रख देंगे। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा? 4 0 5 y बराबर 20। सही बात है, ये 0 खत्म हो गया, 5 y बचा केवल 20। 5 नीचे जाएगा तो y की वैल्यू 20/5 4 आ जाएगी। सही बात है। जब हमने रखा x को क्या 0, तो y कितना आया? 4। कुछ गलत कह रहा हूं मैं? दूसरा काम हम क्या करेंगे? समीकरण तो वही है, 4x + 5y बराबर 20। इस बार रख दूंगा मैं y बराबर 0 रखने पर, रख दो 0, 4x, ठीक है, 20। तो ये 0, ये तो 0 हो गया पूरा। 4x बराबर 20, 4 नीचे चला जाएगा, x बराबर 5। सही बात है ये। तो जब हमने y को 0 रखा तो x बराबर कितना आया? 5। यहाँ से दो कोऑर्डिनेट मिल गए, 0,4 और 5,0। तो ये 5,0 कहाँ होगा इसमें? इसमें 5,0 कहाँ होगा? x में 5, y में 0, यहाँ होगा। x में 5, y में 0।
ये 0,4 कहाँ होगा? x में 4 y में 0, y में x में 0 y में 4, ये होगा। बस इन दोनों को मिला दो तो ये वाली जो रेखा है ये इस ये रेखा का समीकरण है, इस रेखा का ये समीकरण है, या फिर इस समीकरण की ये रेखा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये बात आपको? एक सेकंड रुक जाओ, उसकी टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? अब क्लियर दिख रहा होगा, पूरा सवाल निकल गया तब। कोई बात नहीं, समझ में आया ये? ठीक है, एमसीक्यू में कैसे आएगा उसकी टेंशन मत लो, वो भी मैं सब बताऊंगा। फिलहाल ये चीज़ कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, कि हम सरल रेखा को ग्राफ पे निरूपित कर कैसे सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब आपको एक काम करना है, नोट तो नहीं करना है इसको, वीडियो देख लेना। अब सबसे पहले एक बात समझो, अगर केवल और केवल ऐसे दीजिए x बराबर 4, इसको इस पे निरूपित कर लोगे, इस रेखा को, वहां पर तो समीकरण पूरा था, यहां पर केवल इतना ही दे दिया x बराबर 4, इस पर निरूपित करना है, कैसे होगा? ये नहीं, पॉइंट नहीं लगा, ये 4 है ना, यहाँ पे ऐसी रेखा खिंच जाएगी x बराबर 4 के सामने। इस रेखा पे कहीं पर भी देख लो, यहां पर देखोगे तो x कितना है? अरे यहां पर x कितना है? अरे x तो 4 है यार, इसके कोऑर्डिनेट पूछेंगे, x तो 4 है, y है 2। इस रेखा पे कहीं भी चले जाओ x 4 ही है, समझ रहे हो कि नहीं? यहां पर अगर मैं पूछूं x कितना है, x तो 4 ही है, बस y के सामने y -3 है, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन इस रेखा पे कहीं पर भी चले जाओ तो x तो 4 ही रहेगा, इसीलिए इस रेखा का समीकरण कितना है? x बराबर 4। समझ पाए अब मेरी बात को? क्लियर 100%? देख लो एक और बार, y बराबर -3 रेखा कैसे खींचेगी? हाँ, ये है y बराबर -3, यूं ही खिंच जाएगी, ये y बराबर -3 रेखा है। समझ पाए अब मेरी बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे सुनो बच्चों, ये तो मैंने रैखिक समीकरण बता दिया, उससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं देख लेंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या समझना है, आपको ये समझना, अच्छा जैसे एक कोई रैखिक समीकरण है, जैसे अभी मैं कोई एक ले लूं x + y बराबर 10, इसके कितने हल हो सकते हैं? क्या x + y बराबर 10 है तो इसके कितने हल हो सकते हैं इस समीकरण के? इसके अनंत हल हो सकते हैं। कितने? अनंत हल हो सकते हैं। जो जैसे अगर मैं इसको खींचूंगा तो यूं करके रेखा खिंच जाएगी एक, ये ऐसे ऐसे पहले भी तो खींची थी मैंने एक रेखा, इसकी भी ऐसी कोई रेखा खिंच जाएगी, तो इस रेखा पे जितने भी बिंदु हैं वो सब इसके हल हैं, वो सब इसके हल होंगे। जैसे कि एक इसका हल मैं बता दे रहा हूं, 0,10, x के 0 y के जगह 10 रखूं तो 10 ही तो आएगा, तो 0,10 इसका एक हल है, 1,9 इसका एक हल है, होगा कि नहीं? x इसकी जगह 1 इसकी जगह 9 रख दो तो 10 ही तो आएगा जुड़ के। 2,8 भी इसका एक हल है, ठीक है, 5,5 भी इसका एक हल है, 7,3 भी इसका एक हल है, 20, -10 इसका एक हल है, इसकी जगह 20 इसकी जगह -10 रखूँ तो 10, 5 और 6 कैसे हो जाएगा? 11 नहीं हो जाएगा? 10 आना चाहिए ना। हाँ, अनंत हल हो सकते हैं इसके अनंत हल हो सकते हैं। ये बात समझ गए मेरी क्या कहना चाह रहा था? ठीक है, अब आगे सुनो कहानी। आगे आप ये समझो, सबसे पहले जैसे अगर 2 समीकरण दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं? 2 समीकरण। जैसे मैंने एक समीकरण दे दिया x + y बराबर 10 और एक समीकरण दे दिया x - y बराबर 4, तो इसको हम हल कर सकते हैं। इन दोनों जैसे दो अगर रेखाएं जा रही हैं, यूं अगर कट करके जा रही हैं, तो ये जो चीज़ है बिंदु, कटान बिंदु, वही इन दोनों का हल माना जाएगा। इन दोनों सरल रेखाओं का हल क्या माना जाएगा? ये वाला बिंदु। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये वाला बिंदु निकलेगा कैसे? इस बिंदु के लिए x और y का मान निकालना है, कैसे निकलेंगे ये? इनको हल करना पड़ेगा इन दोनों को, और इनको हल करने की कितनी विधियां हैं? बहुत सारी विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि,
विलोपन विधि और ग्राफ विधि, ग्राफ से भी कर सकते हो, और वज्रगुणन। आपको सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि पर ध्यान देना है, विलोपन विधि से ही हल करने होंगे, तो हमें विलोपन विधि अच्छे से सीख लेनी है। विलोपन विधि क्या कहती है, जैसे ये तो आसान सी समीकरण है, अगर मान लो यहाँ 2 होता, मैं समीकरण थोड़ी चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ 2 होता और यहाँ 3 होता, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ 30 कर लो। मान लो ये समीकरण होती, ठीक है, तो यहाँ पर जो x का गुणांक है वो 2 है, y का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 1 है, y का -1 है, तो मैं किसी भी तरीके से x या y किसी एक का गुणांक सेम करना है, मैं y का सेम कर दे रहा हूँ। कैसे, इस वाली समीकरण में, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इस समीकरण में गुणा कर दूँ मैं 3 की गुणा करने से 3y हो जाएगा ये, ठीक है, कर दो गुणा 3 की, तो 3 की x में गुणा होगी 3x, 3 की y में गुणा होगी 3y, और 4 में 3 गुणा होगी 12। ऊपर से अब ये तो ये बन गई, ऊपर वाली ये वाली उतार लो यहाँ, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों, अगर देखो इनके जो बराबर किए हैं ना, अगर इनके साइन एक अलग अलग हैं तो कुछ नहीं करना, जोड़ देना है, काट देना है, मतलब अगर इनके साइन सेम होते, ये भी प्लस का होता, ये भी प्लस का होता, तो मैं घटाता, सबके साइन बदल देता, केवल एक के नहीं बदलते, वो सबके ही बदलते। फिर वो फिलहाल तो ये माइनस था, तो टेंशन की जरूरत है, फिर कुछ नहीं करना, अगर 1 + 1 माइनस मिल गया तो ये कट ही रहे हैं, फिर तो ये कट ही रहे हैं ना। और 3x और 2x कितने हो गए, 5x, और ये 30 और ये 42, x का मान कितना आ जाएगा, 42/5, सॉल्व भी करोगे तो 8.4 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 8.4। y का मान भी निकाल लोगे आप, कैसे, यहाँ पर रख दो, इस वाली समीकरण में रख दो, कहीं पर भी रख दो, यहाँ कहीं भी रख दो, तो x का मान कितना है, 8.4 - y = 4, y उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, 4.4। तो आप देख पा रहे होगे x का मान कितना आया, 8.4, और y का मान कितना आया, 4.4। यही इन दोनों समीकरणों के हल हैं, इन दोनों समीकरणों का एक हल है, जो कि कौन सा है, ये वाला। बिना काटे कैसे हो जाएगा भाई, 42/5 ही रहने दूं, हाँ उससे भी हो जाएगा, 42/5 से भी हो जाएगा। अगर ये भी माइनस होता तो साइन चेंज करने पड़ते, ठीक है, सही सवाल, सब सही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, सुन लो। अगर ये भी माइनस होता, मान लो ये माइनस, मतलब यहाँ माइनस दे रखा होता, ठीक है, तो दोनों ही माइनस होते फिर तो अगर दोनों के साइन सेम हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। कैसे, इसको प्लस, सबके साइन चेंज होंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब अलग अलग हो गई नहीं, ये माइनस का, ये प्लस का, कट जाएंगे, फिर अलग अलग होनी चाहिए साइन कटने के लिए। अब ये माइनस का 2, ये प्लस का 3, 3 में से 2 गया तो 1 x बचेगा केवल, 12 प्लस का माइनस का 30, 18 माइनस का, भाई प्लस का 12 माइनस का 30, 18 माइनस का बचेगा कि नहीं, तो x की वैल्यू आ गई -18, x की वैल्यू यहाँ रख देना तो y की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए मेरी बात को, विलोपन विधि समझ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है इस विधि में, हैं, ठीक है, आगे बढ़ो, फिर समझ लो इसको ध्यान से, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। बच्चों आप ये क्वेश्चन एक सॉल्व करके दिखा दो मुझे, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ आपको समझ आ गया, ठीक है, बाकी फिर मैं आगे बताता हूँ। x का मान बताना है इसमें। अब बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, ये तो मैंने समझा दिया, बेसिक थोड़ी चीज़ें समझा दी। अब यहाँ से जो सवाल आएगा, जो पूछा जाता है, वो समझते हैं। 3 कंडीशन होती है, उन तीनों कंडीशन को ध्यान से समझते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 रेखाएं हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख दूं, a1x b1y c1 = 0। ये रैखिक समीकरण ही तो है, जैसे अभी तक हम जो पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, a2x b2y c2 = 0। अब 3 कंडीशन हो सकती हैं, ये दोनों रेखाएं हैं, हो सकता है कि ये रेखा प्रतिच्छेद करें, काट के जाएं, हो सकता है ये दोनों रेखाएं समांतर हों, और हो सकता है ये संपाती हों, जैसे कि एक के ऊपर एक हों। ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं। तो हम करेंगे क्या, हम निकालते हैं अनुपात। अनुपात कौन सा निकालते हैं, जैसे a1/a2,
A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2। अगर ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, इस तरीके की हैं, तो ये चीज बराबर नहीं आएगी। जहां पर रेखाएं कैसी हैं, ये प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब काटने वाली, ठीक है। अब अगर रेखाएं समांतर होंगी, अब अगर रेखाएं समांतर होंगी तो कंडीशन क्या होगी, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर तो होगा, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होगा। तब रेखाओं को कहते हैं हम समांतर। क्या कहते हैं? हाँ बताऊंगा अभी। समांतर। अरे रुक तो जाओ। अब ये समपाती जब होंगी तो कंडीशन बनेगी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये रेखाओं को कहते हैं हम समपाती। क्या कहते हैं? समपाती। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कुछ पॉइंट जो भी बता रहा हूं, एक तो ये तो मैंने समीकरण बता दिए, दूसरा पॉइंट ये बता दिया, तीसरा ये, चौथा ये। अब जब ये रेखाएं एक जगह काट रही हैं तो एक यही, केवल मात्र यही हल है, तो क्या बोलते हैं इसको? एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, एक ये। यहां पर हम क्या करेंगे, एक हल हो, एक हल है। दोनों समीकरणों क्या है? एक हल। जब प्रतिच्छेद करती है तो एक हल होता है, एक हल, या फिर इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। छोटी की मात्रा दाप पे बड़ी की, अद्वितीय हल का मतलब भी एक हल ही होता है। अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो क्या कोई ऐसा बिंदु है जिसपे दोनों के लिए एक ही बिंदु हो? क्या क्या पूछ रहे हो? अगर रेखाएं समांतर हैं तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के लिए एक ही बिंदु कॉमन हो, एक ही हल हो? नहीं, तो यहां पर कोई हल नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? कोई हल नहीं, ठीक है। और अगर ये संपाती हो गई तो सारे बिंदु ऐसे हैं जो दोनों पे ही आ रहे हैं, तो इसमें अनेक हल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनेक हल। आप समझ पाए मेरी बात को? अच्छा, इसमें एक हल है, इसमें अनेक हल हैं, कम से कम हल तो हैं, ठीक है। तो इसको संगत बोलते हैं। क्या इसको भी संगत बोलते हैं? हाँ, कम से कम एक हल हो तो संगत तो है। इसमें तो बहुत सारे हैं, ठीक है। इसमें कोई हल नहीं है तो ये असंगत है, असंगत। अच्छा, असंगत को क्या बोलते हैं? अविरोधी, अविरोधी, ठीक है। हाँ, ये तो विरोधी हो गया ना। असंगत को विरोधी, विरोध करने वाले, मतलब कोई हल ही नहीं। वो कह रहे हैं तू इधर जाएगा, तू हमारा कोई मेल नहीं है, तो विरोधी। ये होते हैं अविरोधी। अविरोधी, ये भी अविरोधी। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पर इतनी बात आपको सारी ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसको अपने दिमाग में और दिल में हर जगह छाप लो इसको क्वेश्चन, क्योंकि आएंगे, आएगा ही आएगा एक, ठीक है। कॉपी में लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब देखो, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, यहां पर आपको बताना होगा कि वो उनके सारी चीजें बतानी होगी, जो भी चीजें मैंने लिखी थी यहां पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें 3x + 4y बराबर 10। इसके साथ जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 9x + 8y बराबर 20। और क्या मैं करूँगा? दूसरा दे रखा है, बताना है सब कुछ जो अभी मैंने लिखा था बोर्ड पे।
चल रही है। ये 3 क्वेश्चन है, इनमें वही बताना है। तो अब वो मत कर लेने लगना कहीं के सॉल्व करने लोगों के कितने हल, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालो। कौन निकाल रहा था? एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, बस यही बताना है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना। पहले वाले को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर a1/a2 क्या है? 3/9। क्या है? 3/। b1/b2 क्या है? 4/8। पहले केवल यही दोनों चेक करो, आगे इस पे जाओ ही मत, यही चेक करो। 3 से ये 3 बार कट रहा है, 4 से ये 2 बार कट रहा है। क्या दोनों बराबर हैं? ये जब पहला ही अगर बराबर ना आए तो आगे चेक नहीं करना, सीधे सीधे हो गया। इसको कह देंगे हम क्या? प्रतिच्छेदी बोल देंगे। प्रतिच्छेदी एक हल। कितना हल? एक हल या फिर अद्वितीय हल। छोटी की मात्रा आएगी मेरी, बड़ी की लगा दी, कोई बात नहीं। और क्या? संगत। ठीक है, आप वो देख लेना, विरोधी विरोधी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? पहले वाले में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, दूसरा वाला ध्यान से देखो। ये 10/5 है। कितना है? 10/5। ये -8/4 है। तो सोचना ही नहीं है, ये बराबर हो ही नहीं सकते, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। इसमें ये माइनस दे रखा है, उसमें ये प्लस दे रखा है। हाँ, ध्यान दे रहे हो इधर? क्या बात कर रहे हो उससे? ये -8 है और ये +4 है, तो सोचना ही नहीं है, बराबर नहीं। भले ये 2 बार कट रहे हैं, ये 2 बार कटेगा और ये भी 2 बार कटेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये माइनस का है। समझ रहे हो ना? ये माइनस का है तो ये बराबर नहीं हुए। अगर बराबर नहीं हुए तो सेम ऊपर वाली सब कुछ यहां पर भी छाप दो, सेम चीज हो गई। हाँ, समझ गए क्या? नहीं? तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरे वाले पे 6/3 8/4। आप ये 2 बार कटेगा, ये भी 2 बार कटेगा, 2 ही 2 आए, सॉल्व हो के दोनों बराबर हैं। आगे चेक करोगे। अब बहुत ध्यान से देखना, ये इक्वल के इस तरफ है, ये इक्वल के उस तरफ है। तो पहले आप इक्वल के एक ही तरफ लाओ दोनों को। किधर? या तो 15 को उधर ले जाओ या फिर 7.5 को इधर लाओ। 15 को अगर हम उधर ले गए तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। फिर सोचने वाली बात वैसे है नहीं, लेकिन मैं लिख के दिखा दे रहा हूं। ये -15, ये 7.5 है, तो ये माइनस का तो आएगा ही। अब ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो इसका कोई हल नहीं है। क्या बताओगे? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, या फिर समांतर, या फिर अविरोधी। असंगत और अविरोधी। समझ गए मेरी बात को? 3 क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, करके दिखाने पड़ेंगे, नहीं तोड़ दूंगा मैं आपको। ये 3 क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट में बता दो। कौन से संगत वंगत जो भी हो सकता है वो सब बता दो जल्दी। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, इनको मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, बाकी आगे क्वेश्चन कराने इंपॉर्टेंट। ये इसको 4/2, ठीक है, ये 1 है इसका कोएफिशिएंट, और ये 1/2 है। 1/2 चेक करो पहले, ये 2 बार कट जाएगा और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 ही, ये भी 2 है और ये भी ऊपर जाके 2 ही हो जाएगा। ये बराबर हैं, ये बराबर हैं। ये 10/20, ये नीचे जा रहा है 2, यहां पर ऊपर जा रहा था, इसमें नीचे आया 2। ये चीज बराबर नहीं है। समझ पाए मेरी बात को भाई? इसमें दोनों में ऊपर 2 है, ये भी ऊपर 2 है, ये भी ऊपर 2 आएगा, ये नीचे 2 आ रहा है, तो ये कैसे हो गए? ये हो गए समांतर। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, असंगत। समझ गए मेरी बात को? अविरोधी। इस पे आ जाओ अब, दूसरे वाले पे। 6/2, 6/2, -8/-4, -8/-4, 6/2, -8/-4, ये 3 बार जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, लेकिन ये 2 बार जाएगा, तो ये बराबर नहीं है। ये 3 है, ये 2 है, तो ये प्रतिच्छेदी हो गए। जब पहली वाले बराबर ना है, पहली स्टार्टिंग में ही बराबर ना है, तो प्रतिच्छेदी हो जाते हैं। पता है ना ये बात आपको? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी एक अद्वितीय हल। ठीक है, इसमें आ जाओ।
12.6 है ये, और नीचे क्या है 4.2, आगे इसमें 9 है, ये 3 है, ये 9 है और ये 3 पॉइंट अगर मैं हटा भी दूं तो 42 से 3 बार कटेगा, और ये 3 से 9 भी 3 बार कटेगा। यहाँ तक तो ये बराबर आ गए। आगे आ जाओ 15/5, 15/, तो ये 3 बार जाएगा, ये भी बराबर है, सब बराबर हैं। तो कैसे हो गए संपाती, संपाती अनंत हल, संपाती और अनंत, ठीक है। अविरोधी, ये विरोधी है, कौन सा, ऊपर वाला विरोधी है। कोई हल ना हो तो विरोधी, कोई हल ना हो तो विरोधी। समझ गए ये कहानी आप? आगे क्वेश्चन देख बताता हूं मैं, आप इसको, आप कंसेप्ट समझ आ गया होगा आपको। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ये 2 समीकरण दे रखे हैं और कह रहा है के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल ना हो इसके लिए क्या आवश्यक है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1/5, इसका कितना है 2/k, इसका 3/7। जब कोई हल नहीं है ये तो बराबर नहीं होंगे, कोई हल नहीं है मैं क्या होता है, यहां बराबर नहीं होता, ये बराबर होते हैं, ध्यान है ना। कोई हल ना होने के में ये बराबर होता है, ये बराबर नहीं होता। तो इससे ही के की वैल्यू निकाल लो, इसको भूल जाओ, के उधर जाएगा, कैंची गुणा हो गए, ये 5 उधर जाएगा, 5 दूनी 10, तो के का मान 10 आ गया, यही आंसर है। समझ गए? हाँ बच्चों देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है के की किस मान के लिए इसके अनंत हल होंगे। अनंत हल होने के लिए तो सब बराबर होते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अनंत हल होने के लिए क्या आवश्यक होता है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, यही होता है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, 2/4 3/k, ठीक है। और 5 को अगर मैं उधर ले भी जाता हूं तो मान लो इधर आ गया 5, तो 5/0। 0 का क्या मतलब है, यहाँ 10 होगा, ठीक है, तो 5/10, ठीक है। तो ये हमें बराबर करने हैं, सब बराबर करने हैं, सब बराबर करने हैं। चाहे तो इसको इधर से सॉल्व कर लो, चाहे उधर से सॉल्व कर लो, आंसर एक ही आएगा। मान लो मैं इसको इधर से इन दोनों सॉल्व करता हूँ, 2/4 3/k, ये 2 बार काट दो, के उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, 3 दूनी 6, 6 आ गया। अगर आप इधर से भी सॉल्व करते तो भी 6 ही आता। समझ गए मेरी बात को? बोलो है ना, ठीक है ना। तो के का मान 6 होगा, लेकिन क्वेश्चन गलत है, वहाँ 0 दे रखा है, 10 होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, तो बच्चों ध्यान से देखना, ये कह रहा है 22वें में के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय मतलब एक हल। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, पहले वाला ही बराबर नहीं होता अद्वितीय हल में। तो यहाँ पर क्या होगा, k/6 बराबर -1/-2 नहीं होना चाहिए। अद्वितीय हल में ये k/6 और ये -1 है, ये -2 है, माइनस से माइनस कटे, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर नहीं होने चाहिए। 6 उधर जाएगा, 6/2, यहाँ से 3 आ जाएगा ये। तो k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। अद्वितीय हल होने के लिए k की वैल्यू 3 ना हो, बाकी कुछ भी हो, बाकी कुछ भी हो, अद्वितीय हल ही होंगे इसके, 3 को छोड़ के। ऑप्शन होगा k नॉट इक्वल टू 3 वाला, उसी पे टिक कर दो। हाँ अरे अद्वितीय हल में यही तो होता है, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए। अद्वितीय हल में यही कंडीशन तो होती है भाई, अद्वितीय, ठीक है। तो भाई मैंने किया यहाँ पर, ये बराबर नहीं किया, माइनस से माइनस कटे, के की वैल्यू निकाल ली जो कि 3 आई। के की वैल्यू 3 ना हो, बाकी कुछ भी हो, ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। ध्यान से सुनो, इधर एक क्वेश्चन दे रखा है, y -3 बराबर 0 है, तो इसका जो आलेख होगा, मतलब ग्राफ पे जो आलेख होगा वो कैसा होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं कि x अक्ष के संपाती होगा, x अक्ष के संपाती पूछ रहा है, x अक्ष के संपाती, y अक्ष के संपाती, या फिर x के समांतर, या फिर y के समांतर, कैसा होगा इसका आलेख जो होगा। y -3 बराबर 0 होगा, कैसा हो, x अक्ष के संपाती, y अक्ष के संपाती, x अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर, हाँ x अक्ष के समांतर।
क्यों होगा? क्योंकि y बराबर 3 हो जाएगा ये उधर जाके, तो इसका जो आलेख होगा y 3 कहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ, तो इसकी जो रेखा बनेगी वो यूं बनेगी, x अक्ष के समांतर रहेगी। तो ये वाला सही है, समझ गए? एक क्वेश्चन दे रखा है, नंबर तो नहीं पता, x प्लस वाई बराबर 6, इसके कितने हल होंगे इस समीकरण के? ये बताएगा कौन? कृष्णा चौहान। x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे? कितने हल होंगे इसके? एक भी नहीं, अनेक हल होंगे। अभी बताया सबसे क्लास की शुरुआत में ही मैंने बताया इसके अनेक हल होंगे। कौन कौन से? बहुत सारे खुद से बना सकते हो आप हल इसके। अरे भाई केवल अकेली समीकरण है ना, ये तो अकेली समीकरण है, तो इसके फिर अनेक, हाँ 1 और 5 इसका हल है, 2 और 4 इसका हल है, 3 और 3 इसका हल है, कुल मिला के जोड़ के 6 आना चाहिए, तो इसके तो अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, तो अनेक हल वाला ऑप्शन सही है, पेपर में आएगा ऐसा सवाल, ध्यान रखना। अगर एक बिंदु दे दूं, आप इससे एक सरल रेखा खींच लोगे? एक नहीं, इससे तो अनंत सरल रेखा खींच जाएंगी। एक बिंदु से तो अनंत सरल रेखा खींच सकती हैं। कोई अगर सरल रेखा खींचे, 2 बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। 2 बिंदु मिल गए, खींच दो सरल रेखा, क्या दिक्कत आ रही है? तो एक सरल रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट सवाल 35वां इन्होंने पूछा था। सवाल तो वैसे आसान है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, उसमें ये लिखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में मतलब दो रेखाएं हैं, तो उनके कितने हल होते हैं? उनके हल क्या होता है? एक रेखा होती है, एक बिंदु होता है। अगर 2 रेखाएं हैं तो इनका जो हल होता है ना, वो एक बिंदु होता है, एक बिंदु होता है। ठीक है, तो जो अगर एक अकेली रेखा है तो इसका हल तो बहुत सारे बिंदु हैं, ये वो एक रेखा ही बना लेंगे एक अकेली रेखा है तो। लेकिन अगर 2 रेखाएं हैं तो उनका जो हल है वो एक बिंदु हो, एक देखो एक्चुअली हो तो वो एक रेखा भी सकती है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ये वाला है। उसने बताया नहीं रेखाएं कैसी हैं। अगर रेखाएं ऐसी हैं तो एक बिंदु हल है इनका, अगर रेखाएं ऐसी हैं तो कोई बिंदु हल नहीं है, और रेखाएं ऐसी हैं तो पूरी रेखा ही हल है, संपाद्य अगर हो जाए। लेकिन हम ये वाला केस लेकर चलेंगे, एक बिंदु हल होता है। समझ गए? ये 35वां सवाल हो गया। अरे 53 रुक तो जाओ अभी। एक ये दे रखा है, एक्स वाई को कहां पर एक रेखा दे रखी है 2x 3y - 6 बराबर 0। ये x और y को कहां काटती है पता नहीं कर सकते आप? ये रेखा x अक्ष और y अक्ष को कहां काटेगी, इसको पता कर सकते हो आप? कैसे? x का मान 0 रख के y का पता चल जाएगा, y का 0 रख के x का पता चल जाएगा। यूं करके है ये। अगर मैं इसको y 0 रख दूं तो क्या बचेगा? ये 6 को तो चाहो तो आप पहले उधर ले जाओ। अगर y को 0 रख दूं, ये हट जाएगा, 2x बराबर 6 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। तो x को तो ये 3 पे काट के जाता है ये रेखा। अगर मैं x को 0 रख दूं तो y 2 आएगा, तो y को 2 पे काट के जाती है रेखा। x अक्ष को 3 पर और y अक्ष को 2 पे काट के जा रही है ये रेखा। यही पूछना चाह रहा था वो, देख लो आप सवाल 36वां। ठीक है, अगला सवाल 46 नंबर वाला, एनसीईआरटी का ये वैसे तो, लेकिन ध्यान से सुनना। 2 तरीके कौन होते हैं, संपूरक और कोटिपूरक। क्या होते हैं भाई ये कौन? संपूरक और कोटि पूरक। ठीक है, संपूरक कोण कौन से होते हैं? संपूरक कोण कुछ इस तरीके के होते हैं। अगर एक कोण है 40 तो दूसरा होगा 140, ये एक दूसरे के संपूरक हैं। संपूरक मतलब योगफल 180 होना चाहिए। कोटिपूरक अगर एक 40 है तो दूसरा 50 होगा, दोनों का योगफल 90 होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? अगर एक कोण है 70 तो कोटिपूरक होने के लिए दूसरा कितना होगा? 20 योगफल। अगर संपूरक में एक कोण है 20 तो दूसरा कितना होना चाहिए? 160, दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें कह रहा है कि 2 कोण हैं, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? संपूरक हैं। दोनों कोण एक दूसरे के कैसे हैं? संपूरक है। एक दूसरे से 18 अधिक है। मान लो एक x है और अधिक वाला x + 18 है। एक दूसरे से 18 अधिक है ना, तो एक मैंने x मान लिया, दूसरा x + 18 मान लिया।
दोनों का योगफल कितना होगा 180। x और x 2x हो गया, 18 उधर जाके माइनस होगा, 180 से 18 माइनस हो गया, कितना आएगा 162। सही बात है, 2 से भाग कर दो इसको, कितना हो जाएगा 80, 8, 81। तो एक तो हो गया 81, ठीक है, और दूसरा कितना होगा, इससे 18 ज़्यादा, x का मान ही तो आया है, एक तो x था, ये तो 18 हो गया, और दूसरा था x + 18, 81 सॉरी, x तो आ गया 81, 81 और 18 99। समझ गए मेरी बात को? चेक कर लो, देख लो, समझ में ना आए तो पूछ लो। 53 क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों, अच्छा है, बताता हूँ मैं इसको। तो बच्चों ध्यान से देखो, उसमें क्वेश्चन में जो दे रखा है एक आयत दे रखा है, ठीक है, उसकी लंबाई हमने मान ली कितनी, लंबाई मान ली हमने x और चौड़ाई मान ली हमने y। तो जो वो कह रहा है ना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, वो कह रहा है अगर लंबाई को कितना बढ़ा दें, कितना बोला है 3, लंबाई को अगर 3 बढ़ा दें x + 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, दोनों ही बढ़ा दिए, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा, ये नई लंबाई है ये नई चौड़ाई है, क्षेत्रफल क्या होता है दोनों का गुणनफल। तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले x गुणा y था, लंबाई गुणा चौड़ाई xy था पहले क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो पहले xy था, अब कितना हो गया x + y = 67। ये नया क्षेत्रफल है, x गुणा y + 67। और ये नया क्षेत्रफल हमने दो तरीके, एक इससे भी निकाल लिया, नई लंबाई नई चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल, या फिर उसने दूसरी बात कही कि पहले वाले से 67 ज़्यादा, एक ही बात है दोनों, तो दोनों को बराबर रखा जा सकता है। समझ पा रहे मेरी बात को? x गुणा y में करो xy, x गुणा 2 में करो 2x, 3 की गुणा y में करो 3y, 3 की गुणा 2 में करो 6, xy + 67, xy से xy कट जाएगा, 2x 3y, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा 61। समीकरण एक तैयार हो गया। ये समझ में आया आपको? हाँ, ये दे रखा है यार सवाल में, सवाल पढ़ लिया तुमने? आगे पहली कंडीशन तो ये थी, दूसरी क्या कंडीशन दे रखी है, अगर लंबाई कितनी कर दें, लंबाई 5 घटा दें और चौड़ाई कितनी बढ़ा दें 3। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये नया क्षेत्रफल है, लेकिन इस बार क्षेत्रफल कितना कम हो गया, 9 कम हो गया, मतलब पहले xy था उससे 9 कम हो गया, दोनों क्षेत्रफल बराबर कर दिए, x की गुणा y में xy, x की गुणा 3 में 3x, -5 गुणा इसमें -5y, -5 गुणा इसमें -15, xy -9, xy से xy कट गया, 3x -5y, 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 15 - 9 कितना आया ये 6। तो क्या आ गई इक्वेशन, 3x - 5y = 6। ये दूसरी इक्वेशन। ये दो समीकरण बनानी पड़ी पहले, एक ये वाली समीकरण और एक ये वाली समीकरण। क्या अब ग्लोबल लगा लो चाहे जो लगा लो, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको किसी भी तरीके से। समझ पा रहे मेरी बात को? हाँ ठीक है। एक थोड़ा आसान कर दूं, अगर ऑप्शन में दोनों चीज़ दे रखी हो, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों चीज़ दे रखी हैं, ऑप्शन में दे रखी है कि नहीं, कितनी कितनी दे रखी हैं बताना, लंबाई और चौड़ाई विड्थ क्या 17 और 9 और 11 और 7, और चौथे में अगर ऑप्शन आपके सामने है लंबाई चौड़ाई दोनों चीज हैं, तो जब हमारी एक समीकरण बनी थी ना, उससे हम आंसर पता कर सकते थे। पूछो कैसे? x की जगह 17 ऑप्शन रखे, देखो x की जगह 17 y की जगह 9, क्या 61 आ जाएगा? 17 y नहीं आएगा, कैसे भी नहीं आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। x की जगह 17, 17 दूनी 34 तो नहीं आ सकता है। x की जगह 17 हो गए 17 दूनी 34, y की जगह 9 हो गए 9 थी 27, 34 और 27 कितना हो गया? यही 61 ही हो गया, यही ऑप्शन सही होगा फिर इसका मतलब। ठीक है, बाकी और भी चेक करके देख लो। 11 और 7 22, 11 दूनी 22 और 7 रहोगे तो
21, ये तो 43 हो रहा है केवल, जबकि लाना 61 है, ये तो कोई नहीं है। 9 और 17, 9 और 17 से भी नहीं आएगा, 13 और 7 से, यही ऑप्शन सही है पहले वाली। समझ पाए मैंने क्या बताया? एक समीकरण बना लो, केवल एक, दोनों नहीं केवल एक समीकरण में फिर ऑप्शन रख रख के देख लो, दूसरी बनाने की जरूरत नहीं थी। समझ पा रहे हो कि नहीं सवाल को? 100%। एक बार वीडियो और देखना जाके, तो हो सकता है समझ में आ जाए पूरी तरीके से, तब भी समझ में आए तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो ये 59 सवाल है, अच्छा है, पहले यही बता दे रहा हूं मैं आपको। क्या दे रखा है? एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। कहां तक जा रहा है? अनंत, इनफाइनाइट अनंत तक, मतलब बढ़ता ही चला जा रहा है। जब, अच्छा एक बताओ, समुद्र है, ठीक है, या फिर एक बाल्टी पानी है आपके पास, ठीक है, आपने उसमें से 1 चम्मच पानी निकाल दिया, तो क्या कहोगे? आधी बाल्टी रह गई है, तो 1 बाल्टी कहोगे, ठीक है। या फिर ये कहोगे 1 बाल्टी में 1 चम्मच कम पानी है, 1 चम्मच कम बोलोगे? 1 चम्मच से कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 बाल्टी पानी कहेंगे उसको भी, 1 चम्मच निकालने पर भी। समझ पा रहे मेरी बात को? उसी तरीके से अगर देखो एक्स की पावर एक्स अनंत तक जा रहा है ये, तो अगर मैं एक एक्स हटा भी लूं तो जो पहले था वही अभी भी है। समझ पा रहे मेरी बात को? वो तो अनंत तक जा ही रहा है। ये जो भी चीज लिख रही है, अगर मैं से एक एक्स हटा भी लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब इस पूरे की वैल्यू 2 है तो यहां से इतने की वैल्यू भी 2 ही लिख सकता हूं मैं। समझ पा रहे मेरी बात को? तो x इस पूरे की वैल्यू, ये पूरे की वैल्यू 2 है, तो इस चीज की वैल्यू भी 2 ही लिखी जा सकती है, बराबर 2। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करो? ये स्क्वायर लग रहा है, उधर जाके रूट लग जाएगा, √2, x की वैल्यू √2 आ गई। प्लस माइनस नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव आएगा। हाँ, अगर नेगेटिव होता तो फिर ये नेगेटिव होता, इसलिए। क्या समझ नहीं आया? इसमें कुछ है नहीं, देखो मैंने समझाया। हाँ, वही चीज़ है जो मैंने चम्मच वाला एग्जांपल दिया। बाल्टी में से 1 चम्मच पानी निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी 1 बाल्टी पानी है। ऐसे ये एक्स की पावर अनंत तक, मतलब चलते ही जा रहा है, ये खत्म नहीं होगा। अगर इसमें से मैं 1 एक्स छुपा भी लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस पूरे की वैल्यू 2 है तो इससे ऊपर वाले की वैल्यू भी 2 ही होगी। इस एक्स को छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू मैंने 2 लगा दी, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर का मान 2 है तो एक्स का मान √2 होगा, है। हाँ, माइनस का होता तो माइनस का लगा देते। समझ गए कि नहीं? ये आंसर है, इतना समझो बस। आप क्लियर है ये बच्चों? तो देखो अभी इसमें ये वाला जो चैप्टर रह गया है, जो 2 चैप्टर जो चल रहा था, इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम और करानी है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब समझ रहे हो? जैसे एक वो अभी सवाल समझाया था, कौन सा आयत वाला, उस तरीके कुछ क्वेश्चन है, वो करा के ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो बाकी आगे चर्चा करेंगे फिर। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, वीडियो देखो, ध्यान से देखो, समझ लो एक एक चीज़ को, ठीक है। लाइक कर दो वीडियो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, नहीं किया है तो, ठीक है।